चलो आपका कहाँ तक हो गया था आपकी पिछली क्लास में? आरबीसी कंप्लीट हो गई थी, हैं? रुधिर कणिकाएं चल रही थी, रुधिर कणिकाओं में आरबीसी कंप्लीट हो गई थी आपकी। अगली जो रुधिर कणिका है वो कौन सी है आपकी? डब्ल्यूबीसी। अगली जो रुधिर कणिका है उसका के नाम क्या है आपके? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कंप्लीट होने के बाद अगली हेडिंग बनाए आप लोग। अगली है आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी देखो, डब्ल्यूबीसी का आप लोगों को नाम बताया था मैंने। तो डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड कार्पल्स। तो क्या कहा जाएगा डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी के नामों से जाना जा रहा है। एक तो कहा जा रहा है श्वेत रुधिर कणिका। क्या कहा जा रहा है आपके? श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जाना जा रहा है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, क्या इसी को क्या कह रहे हैं आप लोग? श्वेताणु। क्या आप इसी को क्या कह रहे हैं? को राइट। इसी के नाम है आप लोगों ने इसी के नाम है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिका कह रहे हैं आप लोग, श्वेताणु कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिका, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, इस तरह से अलग अलग नामों से किसको जाना जा रहा है? डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है आपके। ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर के कुल रक्त का कितना परसेंट बना रही थी आपके? 1%। 99% भाग रक्त का किससे बन रहा है? आरबीसी से बन रहा है। ये दोनों मिलकर के कितना बना रही हैं आपके? 1% भाग बना रही हैं आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं जो। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को आप लोग देखोगे, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो होती है आपकी कणिका युक्त, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती हैं। वो एक होती हैं आपकी कणिका विहीन, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। कणिका युक्त वो कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी होती हैं आपके। ये जो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, ये कुल डब्ल्यूबीसी का 65% भाग बनाती हैं। आपसे कहा जाए जो कणिका युक्त जो डब्ल्यूबीसी है वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना प्रतिशत भाग बना रही है? 65% भाग। ये कणिका विहीन जो डब्ल्यूबीसी हैं कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बनाती हैं? तो 35% भाग। डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, कणिका युक्त तो एक होती है आपकी कणिका बहीन। कणिका युक्त बना रही है 65% भाग, कणिका बहीन बना रही है कितना आपके? 35% भाग बना रही है। अब ये जो कणिका युक्त है, कणिका युक्त ये कितनी है आपके? तो कणिका युक्त कौन कौन सी होती हैं आपके? तो एक तो होती है आपके न्यूट्रोफिल्स। एक तो न्यूट्रोफिल्स होती है, तो एक तो आपके न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स लगभग 62% भाग बनाती है। तो न्यूट्रोफिल्स है वो लगभग 62% भाग बनाएगी। इसके अलावा एक होती है आपकी टोसिनोफिल्स। टोसिनोफिल्स। अब ये जो यूसिनोफिल्स होती है ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट भाग बनाती है? 2.5%। 0.5% भाग बनाती है। तो कणिका युक्त 65% होंगी, जिसमें से न्यूट्रोफिल्स 62% भाग बना रही है डब्ल्यूबीसी का। यूसिनोफिल्स 0.5% भाग बना रही है। इसके अलावा और कौन सी है आपके? तो बेसोफिल्स।
बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स है ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बना रही है, तो 0.5%। ये कितना बना रही है आपके, 0.5% भाग बना रही है आपकी, ये कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5% भाग बनाती है, तो ये 0.5 बना रही है। तो न्यूट्रोफिल्स 62% भाग बना रही है कुल डब्ल्यूबीसी का, ईओसिनोफिल्स 2.5% बना रही है, और बेसोफिल्स कितना बनाती है, 0.5% बनाती है। तो बेसोफिल्स कितना बना रही है, 0.5, ईओसिनोफिल्स 2.5 और न्यूट्रोफिल्स 62%। तो न्यूट्रोफिल्स द्वारा कितना बनाया जा रहा है, 62%, ईओसिनोफिल्स द्वारा 2.5, बेसोफिल्स द्वारा 0.5। तो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी कुल डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट भाग बनाती हैं, 65%। कुल डब्ल्यूबीसी का कितना बना रही हैं आपके, 65%। अब बात आती है कणिका बहीन, तब ये कणिका बहीन कितना बनाती हैं, तो कणिका बहीन कितना बनाती हैं आपके 35। कणिका बहीन है वो कितना बना रही हैं आपके 35% बना रही हैं। अब इसमें से 35 में से आप लोग देखोगे तो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, ये जो मोनोसाइट्स है वो कितने परसेंट भाग बना रही है, तो ये जो मोनोसाइट्स है वो कितना परसेंट बना रही है, 5%। इस मोनोसाइट्स को वृद्ध बच्चाणुक भी कहा जाता है। मोनोसाइट का अगला नाम क्या है, वृद्ध बच्चाणुक है। और दूसरे आपके कौन सी, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये जो लिम्फोसाइट्स है ये कितना बना रही है, तो लिम्फोसाइट बनाती है 30। तो जो कणिका बहीन है वो कुल कितना बना रही है, 35%। 35 में से मोनोसाइट कितना बना रही है, 5, और लिम्फोसाइट कितना बना रही है, 30, कुल कितना हो गया आप 35। तो इस प्रकार से ये सब डब्ल्यूबीसी कणिकाएं आपकी, ये सब डब्ल्यूबीसी कणिकाएं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से कि कौन सी डब्ल्यूबीसी कणिकाएं हैं, तो न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स, कितने कितने परसेंटेज है वो परसेंटेज आपके सामने आप। तो सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ब्लड में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, तो आपको परसेंटेज दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा किसकी है, न्यूट्रोफिल्स की है। सबसे कम कौन सी है, सर्वात सबसे छोटी यदि पूछी जाए कि सबसे छोटी कौन सी है, तो मोनोसाइट, और सबसे बड़ी कौन सी है, तो मोनोसाइट। का रीजन है वो आगे चलकर आप पढ़ोगे, अभी इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे आप लोग। सबसे छोटी भी मोनोसाइट को कहा जाता है और सबसे बड़ी भी किसको कहा जाता है, मोनोसाइट को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। अब हम लोग, ये तो आपको मैंने वो बताया है कि डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है, एक कणिका युक्त तो एक कणिका बहीन में बांटा गया है। कणिका युक्त कौन कौन सी है वो आपको बताइए, न्यूट्रोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। कणिका बहीन कौन सी है, तो मोनोसाइट्स है और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट है और कौन सी है, लिम्फोसाइट्स है आपके। अब हम लोग चर्चा करते हैं ऑल ओवर, पहले डब्ल्यूबीसी की कैसे निर्माण हो रहा है, क्या है, फिर एक एक इन पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग लिख दीजिए डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेतरुधिर कणिका या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट कह रहे हैं, दो टाइप की होती है, एक कणिका युक्त होती है, कणिका बहीन होती है। कणिका युक्त 65% भाग बना रही है, कणिका बहीन 35 बना रही है। 65 में 3 है, न्यूट्रोफिल्स 62 है, यूसिनोफिल्स 2.5 है, और बेसोफिल्स 0.5 है। आप इधर आप देखोगे तो मोनोसाइट कितनी है, 5, लिम्फोसाइट कितनी है, हो गया यहाँ तक। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी की पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो डब्ल्यूबीसी पर जब आप लोग बात करोगे कि जो डब्ल्यूबीसी है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के निर्माण की स्थिति। डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण, यदि आप निर्माण देखोगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने आरबीसी का देखा था, प्रकार से आप लोगों ने ये निर्माण किसका देखा था, आरबीसी का देखा था, उसी तरह से किसका देखना है हम लोगों को,
WBC का देखना है। तो WBC का यदि आपसे पूछा जाए का भ्रूणीय अवस्था में, निर्माण कहाँ होता है, एक तो ये ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है। एक तो आपको भ्रूणीय अवस्था और एक कौन सा है आपके वयस्क अवस्था में निर्माण कहाँ होता है। अवस्था में कहाँ होगा और वयस्क अवस्था में कहाँ होगा, इस पर हमें देखना है। तो भ्रूणीय अवस्था में WBC का निर्माण कहाँ होगा, तो कहाँ पर होता है आपके, एक तो पिलिया के अलावा यकृत। कहाँ पर RBC का हुआ है वहीं WBC का होना है। RBC का भी निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ हुआ था, पिलिया यकृत में। और वयस्क अवस्था में कहाँ हुआ था, अस्थि मज्जा में। कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि वो उसका कहाँ हुआ था, अस्थि मज्जा में हुआ था। WBC का भी आप लोग देखोगे तो वयस्क अवस्था में निर्माण कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में। या अस्थि मज्जा को आप लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। अस्थि मज्जा या आप लोग क्या बोलोगे, बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा में होता है या कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। तो यदि WBC का निर्माण देखा जाए तो भ्रूणीय अवस्था में कहाँ हो गया, पिलिया यकृत में। वयस्क अवस्था में कहाँ हो गया, अस्थि मज्जा, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, बोन मैरो। तो आप लोग क्या कह रहे हो, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा जीवन काल पर जब आप लोग बात करोगे कि WBC का जीवन काल, तो WBC का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 4 से 5 दिन माना जाता है। 4 से 5 दिन माना जाता है आपकी, लगभग 4 से 5 दिन क्या माना जाता है, जीवन काल माना जाता है। तो लगभग 4 से 5 दिन, या कई जगह आपको लिखा हुआ 1 सप्ताह मिल जाता है। कई जगह NCERT वगैरह की किताब में आप लोगों को लिखा हुआ क्या मिल जाएगा, 1 सप्ताह मिल जाएगा लगभग लिखा हुआ। तो वो भी यदि ये नहीं दे रखा है तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। लगभग कितना मान लिया जाता है NCERT और इनके अकॉर्डिंग, लगभग 1 सप्ताह दे रखा है उनमें कि लगभग कितना होता है। संख्या पर बात की जाए कि WBC है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो WBC संख्या है लगभग होती है 7,000, कम पाई जाती है। RBC की तुलना में देखा जाए तो जो तो कम ही है। RBC तो लगभग 45 से 55 लाख थी, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 45 लाख से कितनी थी, 55 लाख के करीब थी। लेकिन ये लगभग कितनी है आपके, 7,000। लगभग कितनी देख रहे हो आप लोग, 7,000 देख रहे हो आप लोग। तो जीवन काल 4 से 5 दिन है, लगभग 1 सप्ताह मान रहे हैं आप लोग। कितनी संख्या में पाई जाती हैं, तो लगभग कितनी पाई जाती हैं आपके, 7,000 पाई जाती हैं। इसका काम क्या है, कार्य क्या है इसका, आप इसका कार्य देखोगे तो कार्य क्या है WBC का, तो एक तरह से हमारे शरीर में क्या, इम्यूनिटी डेवलप करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। तो इसका मेन काम क्या हो गया, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करना, विकसित करना, ये मेन काम हो गया। यदि आपसे WBC का कार्य पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ये काम किसका है आपके, WBC, ये कार्य WBC का है। अब देखो आप लोग, आपसे कहा था मैंने कि जो WBC है ये कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, कणिका युक्त, तो एक कौन सी है, कणिका बहीन। अब कणिका युक्त में कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। कणिका बहीन में कौन सी है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इसका मतलब ये जो WBC है, ये WBC कितने टाइप की हो जाएगी, 2 प्रकार की, एक तो कणिका युक्त और एक कणिका वहीन। कणिका युक्त में कौन सी हो जाएंगी आपके, 3 है, न्यूट्रोफिल्स है, यूसिनोफिल्स है और बेसोफिल्स है। ये 3 तो किस में हो गई आपके, कणिका युक्त में। कणिका बहीन में 2 हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एक तो कौन सी है, मोनोसाइट, और एक कौन सी हो गई आपके, लिम्फोसाइट। कुल कितनी हो गई, 5। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, कितनी परसेंट है, लगभग 62%। सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स है, कितनी है, 0.5%।
0.5% कौन सी है, बेसोफिल्स है। अब उस पर देखें आप लोग आगे, हम लोग उनकी एक एक डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ तो आप लोगों ने एक तरह से इसका टाइप पढ़ ली थी कि इस तरह से होती है, परसेंटेज यहाँ पढ़ ली, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, यूसिनोफिल्स का क्या काम है, बेसोफिल्स का क्या काम है, मोनोसाइट का क्या काम है, और लिम्फोसाइट का क्या काम है आपके, ये काम क्या है यदि काम देखे जाए तो। देखो आगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल्स एक है आपके यूसिनोफिल्स, और एक है आपके बेसोफिल्स। ये तीनों आपने कहा उदाहरण देखे, कणिकायुक्त में देखे, कणिकायुक्त में देखें। अब हम लोग बात करें इसकी न्यूट्रोफिल्स की, तो ये न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का कितने प्रतिशत भाग बनाती है, तो कुल डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट भाग बना रही है, 62% भाग, 62 बना रही है। तो ये यदि आपसे पूछा जाए न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का कितने प्रतिशत भाग बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 62% क्या बनाती है, भाग बनाती है। अब उसके बाद देखा जाए इसका काम क्या है, तो ये क्या करती है, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु आते हैं, जीवाणु का क्या करती है, भक्षण कर लेती है, भक्षण कर लेती है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। तो इसको क्या कहा जाता है, जीवाणुओं का भक्षण करने वाली। तो न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं का क्या करती है, भक्षण, जीवाणुओं का भक्षण करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है, इसलिए से इसलिए इसे भक्षाणुक कोशिका कहा जाता है, भक्षाणुक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भक्षाणु कोशिका कहा जाता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि जो न्यूट्रोफिल्स है ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बना रही है, तो 62% भाग बना रही है। ये जीवाणुओं का क्या करती है, भक्षण है, इसलिए इसको क्या कह दिया आपने, भक्षाणु कोशिका कहा जाता है। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया आपने, भक्षाणु कोशिका कर दिया, किसका, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का भक्षाणु कोशिका कर दिया आप लोगों ने ना, क्योंकि जीवाणुओं का भक्षण करती है। अब जैसे ही क्या होता है कि जैसे कोई कण है, अब जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगी, अपनी आकृति को इस कण के अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर, अब धीरे धीरे कण अंदर जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने आकार में क्या करती चलेगी, इसी तरह से परिवर्तन करती हुई चली जाएगी ये कण, और धीरे धीरे ये कण को क्या ले लेगी, अपने अंदर ले लेगी, इस तरह से, इस तरह से परिवर्तित होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि कण कहाँ चला जाएगा, इसके एक्शन कर लेगी, इसका मतलब आकार में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए ये जो आपने लिखी है कौन सी, डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, एक तरह से अमीबीय कोशिका कहा जाता है, या मानव शरीर की जोकर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। तो लिख देना आप लोग, आकृति अनिश्चित होती है, आकृति, आकृति आकार कह सकते हो आप लोग, आकृति व आकार अनिश्चित होता है। इसकी आकृति व आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, किसका, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का आकार व आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसलिए से
इसलिए इसे अमीवीय कोशिका कहा जाता है। अमीबॉइड कणिकाएं अमीवीय कोशिका है, क्योंकि अमीबा की भी तो ऐसी स्थिति होती है। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय प्राणी है जो अपने आकार आकृति में क्या करता रहता है? परिवर्तन करता रहता है आपकी। तो अमीबा की तरह इसकी आकृति क्या होती है? बार बार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए यदि आपसे कहा जाए कि मानव शरीर की कौन सी रक्त कणिका अमीबीय प्रकृति दर्शाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? इसलिए इसे मानव शरीर की जोकर कोशिका कहा जाता है। यदि आपसे कभी पूछ ले कि मानव शरीर की जोकर कोशिका किसे कहते हैं, तो मानव शरीर की जोकर कोशिका के नाम से कौन जाना जाता है? मानव शरीर की जोकर कोशिका, मानव शरीर की जोकर कोशिका कहते हैं इसको। मानव शरीर की जोकर कोशिका भी कहा जाता है। जोकर की तरह बार बार क्या करती है? अपना रूप परिवर्तन, आकार आकृति परिवर्तित कर लेती है। इसलिए मानव शरीर की इसको जोकर कोशिका कहा जाता है। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की जोकर कोशिका किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, क्योंकि अपने आकार को एडजस्ट कर रही है, जरूरत के अनुसार अपने आकार में क्या कर रही है? बार बार परिवर्तन करती है अमीबा की तरह। एक निश्चित आकार आकृति नहीं होती है किसकी? अमीबा की। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में अमीबा के बारे में कि एक कोश की जीव होता है जो अमीबा है, जो आपकी जिसकी निश्चित आकार आकृतियां नहीं होती हैं। तो सेम स्थिति किसकी है? डब्ल्यूबीसी। इसलिए यदि आपसे कहा जाए कि मानव शरीर की जोकर कोशिका किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर की जोकर कोशिका किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा। मानव शरीर की जोकर कोशिका किसे कहोगे आप? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। आपके डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की जोकर कोशिका कहा जाता है। लिख देना आप लोग कि अमीबा की तरह गति करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अमीबीय कोशिका। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर की जोकर कोशिका, क्योंकि कोई निश्चित आकार नहीं होता है इसका, कोई निश्चित आकार नहीं है इसका। अब इस तरह से क्या कर लेगी? भक्षण कर लेगी। इसलिए आपने इसको क्या कह दिया? न्यूट्रोफिल्स को भक्षाणु कोशिका कह दिया, क्योंकि जीवाणुओं का क्या करती है? सीधा भक्षण कर लेती है, मतलब अंदर निकाल लेती है उसको चारों ओर से कवर्डेड करके। क्यूसिनोफिल्स, क्यूसिनोफिल्स में आपने देखा था कि क्यूसिनोफिल्स की संख्या कितनी होगी? तो ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितना होगा? तो ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट भाग बना रही है? आपके 2.5% भाग बना रही है। 2.5% भाग बना रही है। और ये क्या है? आपके परजीवी संक्रमण है। कौन सा? पर संक्रमण, परजीवी संक्रमण और एलर्जी। परजीवी संक्रमण और कौन सा? एलर्जी। परजीवी संक्रमण और एलर्जी होता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए तो सीबीसी कराता है डॉक्टर। आप जाते हो ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? पहले सीबीसी करा लो, फिर देखते हैं कि क्या हलचल है बॉडी में, ब्लड। तो इससे बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती हैं आपकी। तो यदि आपके अंदर क्या है? परजीवी संक्रमण है कोई, क्या क्या है? एलर्जी है। तो परजीवी संक्रमण और एलर्जी के समय, परजीवी संक्रमण और एलर्जी के समय संख्या बढ़ जाती है। परजीवी संक्रमण और एलर्जी के समय इनकी क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। किसकी? यूसिनोफिल्स की। तो यूसिनोफिल्स कुल कितनी होंगी? तो कुल डब्ल्यूबीसी का 2.5% भाग बनाएंगी। ये किसका संकेत है? परजीवी संक्रमण और एलर्जी। जब एलर्जी होगी या परजीवी संक्रमण होगा तो संख्या में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाती है। बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स में यदि आप लोग देखोगे तो ये बेसोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का कितना है? तो डब्ल्यूबीसी का कितना बना रही है? 2.5% भाग बना, सबसे कम यही पाई जाती है। 0.5% भाग बना रही है। और ये क्या काम कर रही है? यदि इसको आप लोग देखोगे तो ये क्या काम करती है?
तो इससे एक पदार्थ का स्त्राव होता है बेसोफिल से, और उस पदार्थ का स्त्राव कौन से पदार्थ का होता है? हेपेरिन का। इसके द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित पदार्थ होता है, इसके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ है उसका नाम क्या है? इसके द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित होता है जिसका नाम है आपके हेपेरिन। जो पदार्थ स्त्रावित होता है उस पदार्थ का नाम यदि आपसे पूछा जाए कि नाम क्या है इस द्वारा स्त्रावित पदार्थ का, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित होता है उसका नाम है आपके क्या? हेपे। तो ये हेपेरिन क्या है? तो ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है जो आपके रक्त को शरीर के अंदर क्या करता है? जमने से रोकता है। ये जो हेपेरिन है, ये हेपेरिन है क्या? तो एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है। तो ये हेपेरिन क्या है? आपके प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है जो आपकी रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने से क्या करता है? रोकता है। तो एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है कौन? हेपेरिन, जो आपके अंदर बॉडी के अंदर रक्त को जमने से क्या करता है? रोकता है। तो आपसे पूछा जाए रक्त में वह कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा आपके, अन्यथा रक्त जम जाएगा अंदर। तो रक्त को जमने से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? हेपेरिन। और यदि आपसे पूछा जाए कि हेपेरिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो बेसोफिल्स के। डब्ल्यूबीसी का टाइप है कौन सा? बेसोफिल्स। इस बेसोफिल्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्त्रावित होता है जिसका नाम क्या है? हेपेरिन, जिसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। तो ये प्रतिस्कंदक का मतलब है, स्कंदन का मतलब है जमना, क्लॉटिंग होना। प्रतिस्कंदन का मतलब क्लॉटिंग से बचाना या क्लॉटिंग को डिस्ट्रॉय करना। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि हेपेरिन कैसा है? प्रतिस्कंदक पदार्थ। अब शरीर में नेचुरल रूप से बन रहा है, कि आपने क्या कह दिया? प्राकृतिक। यदि आपसे कहा जाए कि रक्त में कौन सा प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? हेपेरिन हो जाएगा आप लोगों का आंसर। इसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स के द्वारा स्त्रावित होता है पदार्थ कौन सा हो गया? हेपेरिन, जो क्या है? एक प्राकृतिक। जाएगा आसानी से। तो ये काम तो किसके हैं? तो कणिका युक्त है। फिर मैंने आपको बताया था, देखो आप लोगों के लिए मैंने फिर बताया था ये वाला, ये तो कणिका युक्त बताई थी, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स तीनों पढ़ ली आपने। फिर उसके बाद आपको बताया था कणिका बहीन, जिसमें एक तो कौन सी थी? मोनोसाइट, जो कितनी है आपके? 5% है। तो एक लिम्फोसाइट जो कितनी है? 30%। अब ये जो लिम्फोसाइट है के बारे में यदि देखा जाए ये किस तरह से हैं आपकी, तो इनको आप लोग जब देखोगे तो एक तो कौन सी आपकी? मोनोसाइट। कैसा उदाहरण है? कणिका बहीन का उदाहरण, तो मोनोसाइट है। तो मोनोसाइट्स किसका है? कणिका बहीन का उदाहरण है। अब आप इस मोनोसाइट में देखोगे तो मोनोसाइट है, ये है क्या आपकी? मोनोसाइट पर जब हम लोग चर्चा करें मोनोसाइट है क्या, तो देखो मोनोसाइट पर आप लोग चर्चा जब करोगे कि मोनोसाइट ये सबसे छोटी क्या है? डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। और कब ये सबसे छोटी होती है? जब रक्त में पाई जाती है। ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है जब ये रक्त में पाई जाती है। यदि ये रक्त में पाई जाएगी तो क्या होगी? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। लेकिन ये जो मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट जब कहाँ पहुंच जाएगी? रक्त से ऊतकों में, तो अचानक इसके आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब
जब यह रक्त से ऊतकों में पहुंचती है, रक्त से ऊतकों में, जब यह रक्त से ऊतकों में पहुंचती है, जब यह रक्त से कहाँ पहुंच रही है, ऊतकों में, जब यह रक्त से ऊतकों में पहुंचती है तो इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। इसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब ये रक्त से कहाँ पहुंच रही है, ऊतकों में, तो इसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है। और आकार में जब वृद्धि हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, वृद्ध कणिका कहते हैं। लेकिन ये मोनोसाइट की तरह क्या करती है, जीवाणुओं का भक्षण, इसलिए वृद्ध भक्षाणुक कह देते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है, वृद्ध भक्षाणुक हो जाता है। तो जब ये रक्त से ऊतकों में पहुंचती है तो इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इसका नाम होता है आपके क्या, इसे वृद्ध भक्षाणु कहा जाता है। इसे वृद्ध भक्षाणुक कहा जाता है। क्या आप लोग कह देते हैं कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसाइट। सबसे बड़ी कौन सी है, तो मोनोसाइट। दोनों ही आंसर मोनोसाइट है। बड़ी भी मोनोसाइट है जब ये कहाँ पाई जा रही है, ऊतक में, और जब छोटी भी मोनोसाइट है जब ये कहाँ पाई जा रही है, रक्त में। ये जीवाणुओं का क्या कर रही है, भक्षण। इसका नाम ही क्या कर दिया आपने, भक्षाणुक कर दिया, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स की तरह जीवाणु का क्या करती है, भक्षण। देखते हैं, क्या न्यूट्रोफिल्स की तरह, क्या न्यूट्रोफिल्स, क्या न्यूट्रोफिल्स की तरह, क्या न्यूट्रोफिल्स की तरह जीवाणुओं का भक्षण करती है, जीवाणुओं का, क्या न्यूट्रोफिल्स की तरह जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये न्यूट्रोफिल्स की तरह क्या कर रही है, जीवाणुओं का भक्षण करने का कार्य कर रही है, इसलिए आपने क्या कह दिया, इसको भक्षाणुक कह दिया। और बड़े आकार में इसकी क्या कह दिया, वृद्ध कह दिया। तो वृद्ध भक्षाणुक कह दिया आप लोगों ने। अब ये क्या करती हैं, ये और जो न्यूट्रोफिल्स है वो दोनों मिलकर के हमारे शरीर प्रतिरक्षी तंत्र की प्राथमिक पंक्ति बनाती है। प्राथमिक पंक्ति का मतलब समझ रहे हो, जब जीवाणु ने प्रवेश किया तो सबसे पहले जीवाणु को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। तो ये हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है कि प्रथम प्रतिरक्षी पंक्ति बनाने का कार्य कौन करती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों मिलकर के करती हैं। देखें आप लोग, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट हमारे शरीर की, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की, हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की प्रथम, हमारे, तो न्यूट्रोफिल्स एवं मोनोसाइट हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की प्रथम पंक्ति बनाती। तो ये दोनों ही मिलकर के किसको नष्ट करेंगी, जीवाणु। ये दोनों ही मिलकर के कौन सी, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों ही मिलकर के किसको नष्ट कर रही हैं, जीवाणुओं को। तो प्रथम प्रतिरक्षी पंक्ति का निर्माण कर रही है हमारे शरीर का कौन, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट करती हैं। तो ये मोनोसाइट और ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितना % भाग बनाती हैं,
5% आपको मैंने बताया था कि कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बनाएंगी, मात्र 5% भाग बनाएंगी। कौन? मोनोसाइट। तो मोनोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, रक्त में जब पाई जाएगी, लेकिन जब ऊतकों में ट्रांसफर हो गई तो आकार में इसने क्या कर ली? वृद्धि। इसलिए क्या कह दिया? वृद्ध भक्षाणु। ये न्यूट्रोफिल्स की तरह जीवाणु का क्या करती है? भक्षण। भक्षण कर लेती है। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की क्या है? प्रथम पंक्ति बनाती हैं, पहली लाइन बनाती हैं, प्रथम पंक्ति बना रही हैं, प्रथम पंक्ति का निर्माण कर रही है। तो मोनोसाइट और कौन सी? न्यूट्रोफिल। अब अगली कौन सी है आपके? लिम्फोसाइट। एक तो ये, एक कौन सी आपको कणका बहिनी में? लिम्फोसाइट। तो देखें आप लोग लिम्फोसाइट में क्या है। देखो लिम्फोसाइट में यदि बात की जाए तो ये जो लिम्फोसाइट है वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बनाती है? तो ये लिम्फोसाइट कुल डब्ल्यूबीसी का यदि पूछा जाए, कुल डब्ल्यूबीसी का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, तो ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितना बनाएगी? 30% भाग बनाती है। तो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना प्रतिशत भाग किसके द्वारा बनता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। तो कितना भाग बनता है? प्रतिशत भाग बनता है किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। ये जो लिम्फोसाइट है, इस लिम्फोसाइट को आप लोग देखोगे तो ये लिम्फोसाइट दो रूपों में होती है। एक तो है आपकी बी लिम्फोसाइट, और ये कौन सी है आपके? टी लिम्फोसाइट। एक तो कौन सी होती है आपके? बी लिम्फोसाइट होती है, एक कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बना रही है? 30% बना रही है आपकी कुल डब्ल्यूबीसी का। कितने टाइप की होगी? दो की। एक तो कौन सी होगी? बी लिम्फोसाइट। एक कौन सी होगी? टी लिम्फोसाइट होगी। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है इसको सक्रिय करेगी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को करेगी। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये किसको सक्रिय करती है? टी लिम्फोसाइट को सक्रिय करती है। लिम्फोसाइट किसको सक्रिय करती है? टी लिम्फोसाइट को सक्रिय करती है। और टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर की किसको बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। ये क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। मतलब आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर जो बढ़ाने का कार्य करती है वो कौन करती है? टी लिम्फोसाइट करती है, जो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर को क्या करती है? बिल्डअप करती है या बढ़ाती। कौन बढ़ाती है? टी लिम्फोसाइट। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है कौन? टी लिम्फोसाइट। तो आपको ध्यान रखना है टी लिम्फोसाइट क्या काम करेगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी लिम्फोसाइट। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, अभी टी लिम्फोसाइट की भूमिका क्या है? तो ये टी लिम्फोसाइट रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है बॉडी में। लड़ने की क्या बढ़ा देती है? क्षमता बढ़ा देती है जो टी लिम्फोसाइट है। आ, ये जो प्रशिक्षण है इनका, या तो आप लोग कह सकते हो पूरी डब्ल्यूबीसी का, या जो टी लिम्फोसाइट है इसका जो परिपक्वन है, मैचुरेशन है, वो कहां पर होता है? तो इसका जो परिपक्वन है, परिपक्वन कह सकते हो या मैचुरेशन कह सकते हो, वो कहां पर होता है? तो एक ग्रंथि में होता है। उस ग्रंथि का नाम क्या है आपके? थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है उसका? थाइमस ग्रंथि है। जिस ग्रंथि में इसका परिपक्वन होता है उस ग्रंथि का नाम क्या है? उस ग्रंथि का नाम क्या है आपके? थाइमस ग्रंथि। ग्रंथि का नाम है आपके क्या? थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि में इसका क्या होता है? परिपक्वन होता है आपके। ये जो लिम्फोसाइट है इसका परिपक्वन मतलब मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में। इसलिए या तो ऑल ओवर डब्ल्यूबीसी कह देगा वो आपसे, या कहेगा वो लिम्फोसाइट कि लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है, या डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है, या वह कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो सभी के आंसर क्या हो जाएंगे?
क्योंकि इसी में लिम्फोसाइट क्या हो रही है, परिपक्व हो रही है, इसलिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भूमिका निभा रही है। तो आप लोग कह सकते हो कि थाइमस ग्रंथि क्या है, एक प्रशिक्षण केंद्र है किसका, लिम्फोसाइट का। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट कह सकते हो, इसे लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। इसे लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। इसे लिम्फोसाइट का क्या कहा जाएगा, प्रशिक्षण कहा जाएगा। तो लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहते हैं, तो थाइमस ग्रंथि। लिम्फोसाइट का यदि आपसे पूछा जाए कि लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि को लिम्फोसाइट का क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है आपके। तो ये लिम्फोसाइट को लेकर के स्थिति है। जो आपके एड्स का वायरस होता है ना, एचआईवी सबसे पहले टी हेल्पर सेल को ही नष्ट करता है, सबसे पहले अटैक उसी पर करता है आपकी, जिससे इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है। एचआईवी के समय इम्यूनिटी पावर ही तो डाउन होती है आपकी, तो इम्यूनिटी पावर व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है आपकी। तो ये लिम्फोसाइट को लेकर। अब यहां से आरबीसी हो गई आपके, डब्ल्यूबीसी हो गई, अगली है आपकी क्या, प्लेटलेट्स। अगली जो यहाँ से है वो क्या है आपके, प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे आपके। चलो जब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।